हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 का पार्ट 12। और आज पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे, लेट्स सी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्व केंद्र के बारे में और इसी से जुड़े हुए उदाहरण 6.8 एंड 6.9 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं गुरुत्व केंद्र के बारे में, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कि जैसे हमारे पास डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमको कि हमारे पास एक गत्ते का टुकड़ा है। उस गत्ते के टुकड़े को हमने अपनी पेंसिल की नोक पर संतुलित करनी है। तो जब हम आपने एक्सपेरिमेंट अगर करके देखोगे, आपके पास एक हल्का गत्ता का टुकड़ा है। उस गत्ते के टुकड़े को आपने क्या करा है, पेंसिल के नोक के ऊपर आपको टिकाना है। और इस तरह से आपको क्या करना है, उसे बैलेंस करने की कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल उसकी टिप पर जो है बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाए और वो गिरे ना। उसमें ऐसी पोजीशन में आपको उसे लाना है। सो जो पोजीशन होगी, जिस पोजीशन में वो संतुलित होगा, उस पोजीशन को हम कहेंगे, जिस पॉइंट पर वो फिक्स होगा और वहां पर वो संतुलित अवस्था में पाया जाएगा, वो गत्ते का टुकड़ा, उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व केंद्र। तो पेंसिल की जो नोक होती है, वो गत्ते के टुकड़े का गुरुत्व केंद्र निर्धारित करती है। ठीक है। तो हम समझने वाले हैं क्या कि गुरुत्व केंद्र होता क्या है और इसे हम किस तरह से निकालते हैं इस वाले पॉइंट टॉपिक के ऊपर। तो हम ये मान लेते हैं कि गत्ते का टुकड़े का जो गुरुत्व केंद्र है, इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि m1g प्लस m1g डॉट कॉमा m2g, यानी कि ये गत्ते का टुकड़ा है। तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल तो होगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। यानी ये जो है गत्ते का टुकड़ा, ये कणों का एक निकाय होता है। बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे दो पार्टिकल्स लिए। सपोज यहाँ पे m1 पार्टिकल है, जिस m1 पार्टिकल की वजह से यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, दैट इज m1g होगा इसके वेट के कारण। और दूसरा जो पार्टिकल m2 है, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो हो जाएगा m2g। और जो हमारे पास पेंसिल की टिप होगी, उसके पॉइंट g मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इस वाले पॉइंट की वजह से भी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज r। क्योंकि इन्हीं दो फोर्स, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो वहां पर एक बैलेंस की कंडीशन में आ जाता है हमारे पास गत्ते का टुकड़ा। ठीक है। अब यदि आर जो आई है, वो गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष किसी पिंड के आए हुए कण का स्थिति सदिश होता है, तो इस पर लगने वाले गुरुत्व बल का गुरुत्व केंद्र के परितः बल आघूर्ण। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास बैलेंस की कंडीशन में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, तो हमने वैसे पहले भी इस लेक्चर से पहले जिस टॉपिक पढ़ा था, दृढ़ पिंडों का संतुलन, तो वहां पे हमने समझा था कि जब कोई पिंड संतुलन में अवस्था में होता है तो उसके लिए क्या होता है, बल आघूर्ण वहां पे शून्य होना चाहिए। तो अगर हम इस केस में देखें, गुरुत्व केंद्र के परितः जो बल आघूर्ण होगा, वैसे वो क्या आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आर डॉट एम जी। ये आ जाएगा हमारे पास बल आघूर्ण। तो गुरुत्व केंद्र के परितः जो कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण होगा, वो शून्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो बैलेंस की कंडीशन में होगा। यानी कि जब कोई चीज संतुलन की अवस्था में होती है तो उसका गुरुत्वीय बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में टॉ जी जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आर आई मल्टीप्लाई एम जी इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ओके। तो गुरुत्व केंद्र के केस में क्या होता है, जो बल आघूर्ण होगा, दैट इज गुरुत्वीय बल आघूर्ण, वो शून्य हो जाते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पिंड का जो गुरुत्व केंद्र होता है, उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिसके परितः एक ऐसा केंद्र जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्व बरागुण शून्य होता है। तो गुरुत्व केंद्र क्या होगा, जिसके परितः ऐसा केंद्र जिसके परितः गुरुत्व बरागुण शून्य होगा। देखिए, अगर गुरुत्व बरागुण शून्य नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि वहां पर कुछ ना कुछ रोटेशन होगा, क्योंकि गुरुत्व बरागुण क्या करता है, रोटेशन का काम करता है। तो वो जब रोटेशन करने लग जाएगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो जाएगा, है ना। तो वहां पर हमें बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, वहां पर बैलेंस की कंडीशन को फुलफिल होने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, पिछले वाले जो अभी हमने निकाला था, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं कि समेशन ऑफ एम आर क्या होता है, ये कुछ और नहीं बल्कि यह द्रव्यमान केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी पिंड का। देखिए, इससे पहले जो हमें लिखा था, दिस इज, हमें लिखा था समेशन ऑफ आर एम वन जी बराबर जीरो हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें कह सकते हैं समेशन ऑफ एम आर जो है वो जीरो होता है। और हम जानते हैं कि समेशन एम आर क्या होता है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पिंड होमोजीनियस है, अगर पिंड क्या है, होमोजीनियस पिंड है, अगर समांग पिंड है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस पिंड का जो गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो और कुछ नहीं बल्कि पिंड का द्रव्यमान केंद्र ही होता है।
ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करा है। तब अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। डेट इज 6.8 एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 70 सेंटीमीटर लंबी और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक धातु की छड़ के दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर दूर रखे दो क्षुरधारों पर टिकी है। तो हम डायग्राम को देखते जाएंगे, जिससे हमें ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन को। 70 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमारे पास ए बी एक धातु की छड़ है जिसकी जो लंबाई है वो 70 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि टोटल लंबाई कितनी है, 70 सेंटीमीटर की लंबाई है ए बी की। और ये 4 kg द्रव्यमान का हमारे पास ए बी वाली छड़ है। और इसके सिरे कौन कौन से हो जाएंगे, ए सिरा एंड बी सिरा। तो इसके सिरों से यहाँ पर एक दो छुर धार लगी हुई है, मतलब K1 और K2 हमारे पास है, जिनकी जो डिस्टेंस है सिरों से वो 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दे रखी है दोनों। यानी कि A K1 इज इक्वल्स टू B K2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 kg द्रव्यमान का एक भार लटकाया गया है। एक सिरा हम कोई मान लेते हैं, सपोज करो ए सिरे से कुछ 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास एक 6 kg द्रव्यमान का भार लटका हुआ है। तो जो भार हमारे पास है वो मान लेते हैं पी पॉइंट पर एक भार लटका हुआ है, जैसे W1 भार है। ये कितने केजी का है, 6 kg का ये भार है हमारे पास। इसका द्रव्यमान जो है 6 kg का है। और इसकी जो दूरी है ए पॉइंट से वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है हमारे पास। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो छड़ है वो समान है और समान अनुप्रस्थ काट वाली है। हमें इसे छड़ को सपोज करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस छड़ का जो गुरुत्वीय केंद्र हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यानी बिल्कुल बीचों बीच जो है इसका हमारे जी मिल जाएगा। जी मतलब गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि क्षुरधारों पर लगने वाले प्रतिक्रिया बलों की गणना करो। क्षुरधातु कौन है, K1 एंड K2। K1 K2 पर जो भी प्रतिक्रिया बल लग रहा है, दैट इज R1 एंड R2, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पूरा ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है हमें समझ में आ चुका है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमें इसको देखना होगा कि कितने डिस्टेंस हमें गिवन है, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी कितना है, 70 सेंटीमीटर है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि ए बी 17 सेंटीमीटर है। जब ए बी हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए एंड जी, क्योंकि जी इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में होता है। तो ए जी जब इसके मिड पॉइंट में है, क्योंकि वो गुरुत्वीय केंद्र है, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, क्योंकि 70 को अगर आप हाफ करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 35 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम बात करें एपी, एपी कितना हो जाएगा, एपी इज ऑल्सो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन कि एपी जो है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। पीजी कितना हो जाएगा, पीजी देखो, पीजी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कैसे, टोटल जो एजी है दैट इज 35 सेंटीमीटर, और एपी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। 35 माइनस 30 करेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि A K1, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि A K1 एंड B K2 इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब नाउ K1G, K1G कहाँ पे, K1 एंड G कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 सेंटीमीटर है। इसको आप निकाल सकते हो कि अगर टोटल डिस्टेंस AG कितना है, 35 है, और माइनस कर दोगे आप 10 को, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, डिस्टेंस को निकालते हुए आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, बस हम उसको इन्फॉर्मेशन को निकालना है, हर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें वैसे प्रतिक्रिया बल निकालना है यहाँ पे। तो हम पहले बल को देख लेते हैं किस किस तरह के बल यहाँ पे लग रहे हैं। जो K1 हमारे पास है उसके ऊपर क्या है, एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है, दैट इज R1। इस P पॉइंट पर जो हमारे पास वेट लटकाया गया है, दैट इज 6 किलोग्राम वेट है, वो हम W1 मान लेते हैं। तो इस वेट के कारण यहाँ पे एक आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण, जो इसको इस तरह से टिल्ट करेगा। ये कौन क्या होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या घुमान के इसको प्रतिक्रिया लगाएगा। इसी तरह से हमारे पास K2 है, और K2 पर जो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा वो हो जाएगा R2, और K1 पर प्रतिक्रिया बल हो जाएगा R1। R1 जो है वो कुछ इस तरह से बल आघूर्ण यहाँ पे लगाएगा। किसके अबाउट लगेगा ये बल आघूर्ण, ऑफकोर्स गुरुत्वीय केंद्र के, जो गुरुत्वीय केंद्र है उसके अबाउट, यहाँ पर उसके परितः यहाँ पे बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा। तो अगर हम इस K1 पे देखें, तो K1 जो होगा इस गुरुत्वीय केंद्र के अबाउट इस तरह से मूवमेंट करेगा, इस तरह से बल आघूर्ण लगेगा कि ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जो R2 होगा वो भी जी के परितः बल आघूर्ण लगाएगा, वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो
एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मान के चलेंगे। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र पर जो बाहर लटकाया गया है डब्ल्यू, डब्ल्यू बाहर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई बलागुण कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इतने कारण समझ में आ चुके हैं हमें। तो यहाँ पे गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, तो मान लेते हैं छड़ जो है वो एक संतुलन की अवस्था में है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने W जो छड़ हमारे पास है वो 4 kg है, इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। W1 जो है लटकाया गया भार है जो कि 6 kg का है, और इस तरह से R1 R2 जो है वो अभिलंबित प्रतिक्रिया बल है छुर धारों पर, दैट इज K1 एंड K2 पर। अब हम क्या करने वाले हैं, छड़ जो है वो स्थानांतर संतुलन में, तो ये एक यांत्रिक संतुलन में, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक है ना, तो पहले हम निकालेंगे इसको स्थानांतर संतुलन के बारे में। ठीक है, तो जब कोई भी छड़ स्थानांतर संतुलन में होती है तो क्या होता है, वहां पे टोटल जो फोर्सेस लगे होते हैं उसके ऊपर वो क्या होते हैं, वो शून्य होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नीचे वाले फोर्स जो कि नीचे डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स, वो बराबर हो जाएंगे ऊपर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के। नीचे वाले कौन कौन से फोर्सेस है, हम लिख सकते हैं, दैट इज W1 -W1 -W2, और ऊपर लगने वाले फोर्स कौन से, R1 + R2। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाता है उनका नेट 0। और घूर्णी संतुलन के लिए क्या होता है कि टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर R1 की मैं बात करूं तो R1 हो जाएगा, माइनस क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में बरागुण लगा रहा है। K1G क्यों हो जाएगा, क्योंकि R1 पर जो K1 है वो G के अबाउट कितनी डिस्टेंस है इसकी, दैट इज K1G। इस तरह से हम W1 पे बलागुण लगा रहे हैं तो इसका कितने डिस्टेंस हो जाएगा, PG डिस्टेंस हो जाएगी, W1 PG। इस तरह से हम R2 के देखें तो R2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, K2G हो जाएगी। और G जो आप बोलोगे W क्यों लिखा, क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र पर स्थित है तो यहाँ पे कोई भी बलागुण कार्य नहीं कर रहा है। इसका जो नेट हो जाएगा वो आ जाएगा 0। ओके, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने पॉजिटिव लिया है और क्लॉकवाइज के लिए हमने नेगेटिव साइन लिया। तो इस तरह से दोनों संतुलन की अवस्था में लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है वो W1 की गिवन है और W की गिवन वैल्यू है। ठीक है, उसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास R1 + R2 निकल जाएगा। R1 + R2 आ जाएगा 98 न्यूटन। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यू होगी हमारे पास वो K1G की वैल्यू होगी, PG की होगी और K2G की, और W1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो सर जब हम वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा R1 - R2। सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा R1 - R2। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन और आ चुकी है, थर्ड एंड फोर्थ, R1 + R2 एंड R1 - R2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, R1 भी निकल कर आ जाएगा और R2 भी निकल कर आ जाएगा। तो हमें यही निकालना था कि K1 एंड K2 पर कौन से प्रतिक्रिया बल लग रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने जो दृढ़ पिंडों का संतुलन कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी का यूज हमने इसमें किया। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6.9। एग्जांपल 6.9 भी कुछ इसी तरह का हमारे पास है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। इसमें कहा गया है कि 20 केजी द्रव्यमान की एक 3 मीटर लंबी सीढ़ी है जो एक घर्षण विहीन दीवार के साथ झुकाकर टिकाई गई है। तो आपको इमेजिन करना है कि हमारे पास एक सीढ़ी है, तो आपके पास सीढ़ी जो है वो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो यहाँ पे एक सीढ़ी है इस तरह की, ये जो आपके पास ये दिख रही है आपके पास, ये एक सीढ़ी है हमारे पास जो कि 20 केजी द्रव्यमान की है और 3 मीटर लंबी सीढ़ी है। और जो ये हमारे पास दिखाई दे रहा है BC, ये हमारे पास एक दीवार है, और दीवार कैसी है, घर्षण विहीन दीवार है, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगाया गया। यहाँ पर इस दीवार पर हमने, इसी दीवार है इस तरह से हमने इस पर सीढ़ी टिका रखी है। ठीक है, और जो सीढ़ी का निचला सिरा है, निचला सिरा कौन सा है, ए वाला जो सिरा है, वो दीवार के सिरे से 1 मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि दीवार और फर्श के बीच प्रतिक्रिया बल हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि दीवार, जैसे दीवार एंड जो फर्श है, प्रतिक्रिया बल कौन कौन से यहाँ पे लगाए जा रहे हैं उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने से पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो जो सीढ़ी होगी, तो सीढ़ी की वजह से कोई ना कुछ द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है और द्रव्यमान की वजह से इसको कुछ ना कुछ बल नीचे की ओर कार्य करेगा। तो सीढ़ी की वजह से नीचे की ओर कार्य करने वाला बल जो है एक W, इसके भार की वजह से एक बल कार्य करेगा, दैट इज W, दैट इज इक्वल्स टू mg। और ये जो हमारे पास दीवार है, दीवार जो है सीढ़ी पर एक अभिलंबित बल लगाएगा, दैट इज F1। फर्श के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाए, सॉरी, फर्श के द्वारा इसके ऊपर की ओर बल लगाया जाएगा, दैट इज N।
नॉर्मल हो जाएगा, अभिलंबवत एक बल लगाया जाएगा दैट इज एन। और यहाँ पर जो दीवार है वो फ्रिक्शन लेस है, लेकिन जो फर्श होगा उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, यानी घर्षण होगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, देखो जो सीढ़ी होगी वो इधर की तरफ फिसलना चाहेगी, लेकिन वो सीढ़ी फिसलेगी नहीं, संतुलन की अवस्था में है। तो फिसलेगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ घर्षण बल यहाँ पे कार्य कर रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक घर्षण बल होगा, ठीक है। यहाँ पे अभिलंबित बल है, नीचे की ओर डब्ल्यू है, इस सीढ़ी की वजह से, इसके भार की वजह से एक बल लगेगा नीचे की तरफ। और ये एक सीढ़ी की वजह से इसके ऊपर एक बल लगेगा इसके परपेंडिकुलर दैट इज F1। और फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे की ओर है ए पॉइंट पर, फ्रिक्शन फोर्स अभिलंबित बल का रिजल्टेंट आ जाएगा दैट इज F2, ठीक है। इस तरह से जो सीढ़ी की लंबाई है वो 3 मीटर की है। आप इसको BC जो है यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और हमारे पास क्योंकि ये गिवन है 1 मीटर, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो इस तरह से हम पे देखो, हम पे AB गिवन है दैट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा। BC हमें कैलकुलेट करना है और AC जो है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू 2√2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया है। अब क्या करने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि जो जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ एक संतुलन की अवस्था में है। दृढ़ पिंड का यहाँ पे संतुलन का कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानांतरित संतुलन की स्थिति में। स्थानांतरित संतुलन की स्थिति पर जो कुल बल होगा उसका योग 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे टोटल कौन कौन से बल हम लेंगे। अपोजिट बल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो हम मान लेते हैं पहला एक बल यहाँ पे W है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और एक बल ऊपर की तरफ लगने वाला बल है N। तो W माइनस एन हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, दैट इज हो जाएगा N माइनस W बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर सेकंड फोर्स हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, एक फोर्स हमने लिया W के बारे में, W माइनस एन लिया। दूसरा फोर्स हम लिख सकते हैं कि एक हो जाएगा F1 माइनस F, ये फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे लगा हुआ है ऊपर है F1 फोर्स, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। देखो जो ऊर्ध्वाधर बल थे वो थे N माइनस डब्ल्यू। जो क्षैतिज बल है वो है F माइनस F1। यहाँ पे जो F है वो फ्रिक्शन फोर्स है इज इक्वल्स टू 0। तो ये स्थानांतरित संतुलन के लिए कंडीशन हो गई है। बात करते हैं घूर्णी संतुलन के लिए। घूर्णी संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु A के परिधि जब हम आघूर्ण लेंगे तो ये जो आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो F1 के कारण हो जाएगा, F1 जो फोर्स है, ये हो जाएगा W के कारण, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया W के कारण में फोर्सेस। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है, क्योंकि W बराबर इज इक्वल्स टू 12 जी हमें वैल्यू पता है दैट इज 9.8। 20 मल्टीप्लाई 9.8 हो जाएगा दैट इज 196 न्यूटन। हमारे पास हमने देखा था कि W इज इक्वल्स टू क्या होता है, N होता है। तो यहाँ से हम N भी लिख सकते हैं कि N भी क्या हो जाएगा, N भी हो जाएगा यहाँ से 196.0। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो F1 है दैट इज इक्वल टू W/4 √2 है। जब हमारे पास W निकल कर आ चुका है तो हम यहाँ से F1 भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 34.6 न्यूटन। तो जब F निकल चुका है तो F2 निकाल देंगे हम। F2 कैसे निकालेंगे हम, √(F²+ N² निकल जाएगा। हमने देखा था कि F2 कुछ इस तरह से लगाया था हमारे पास। देखो हमने देखा था अभी पीछे, हमारे पास ऊपर की तरफ N था, नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स था, और बीच में इसका रिजल्टेंट था, हमने लिखा था दैट इज F2। अगर हमें F2 निकालना है तो F2 हो जाएगा, यहाँ का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, √(N²+F²। तो यहाँ से F2 भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके डायरेक्शन की हम बात करें कौन से एंगल पर F2 होगा, तो हम निकाल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू N/F। आप इसकी वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पे 80 डिग्री के लगभग हमारे पास अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे फोर्सेस कैलकुलेट कर दिए हैं जितने भी यहाँ पे लगने थे। सो आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने पहले तो गुरुत्वीय केंद्र के बारे में जाना कि गुरुत्वीय केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसके परितः जो बल आघूर्ण होता है, गुरुत्वीय बल आघूर्ण, वो 0 होता है। इस तरह से हमने देखा कि जो मूल बिंदु है वो पिंड का द्रव्यमान केंद्र होना चाहिए। सो आवश्यक शर्तें थी समाकलन, बलाघूर्ण एवं ऋण पिंडों का संतुलन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे जड़त्व आघूर्ण के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू।